किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की फसल को कीट रोग से बचाने के उपाय। अपने स्तर पर कैसे करे किसान बीजों का अंकुरण परीक्षण। कपास की खेती नकदी फसल के रूप में होती है। इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कपास की खेती की है। चूंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान कैसे करें समय पर हानिकारक कीट रोगों की पहचान और नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुनील कुमार से। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे यहाँ कपास की खेती होती है अभी, जो कि बीटी कपास करके खास करके जो होती है राजस्थान में, और ज़्यादातर देश में भी अब कपास की बीटी कपास की खेती होती है। तो बीटी कपास की खेती अभी हमारे राजस्थान में कम से कम 45 से 50 दिन के लगभग होने जा रहे हैं। और इस मौसम में अभी जो अवस्था है कपास की, इसमें रस चूसक कीट का बहुत प्रभाव होता है। अगर कभी कभी अधिक तापमान में थ्रिप्स होते हैं, और या बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और उमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन रस चूसक कीटों को पहचान कर समय पर इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक कपास के पत्ते हैं। इस पत्ते में हरा तेला का प्रकोप ये होता है कि किनारे किनारे से पीले पीले हो जाते हैं। ये कभी कभी जो ग्रोइंग पौधे हैं वहाँ पे कप नमा जैसे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियाँ मरोड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो खास करके ये रस चूसक कीट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों में बढ़वार ज़्यादा नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो रस चूसक कीट हैं उसमें माहू, जिसको चेपा कहते हैं, हरा तेला, एफिड, जेसिड और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, तो ये 4-5 मुख्य रूप से इसके रस चूसक कीट हैं। अभी अगर कोई किसान भाई छिड़काव नहीं किए हैं तो इसमें एक नीम तेल आता है। नीम तेल का 0.03% या 0.15% का कोई भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करें 45 दिन पे और 60 दिन के फसल अवधि पे, तो ये रस चूसक कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले क्या करते हैं कि नीम तेल का, या आप घर में कुछ बनाते हो, आग, धतूरे, नीम पत्ते को सरा गला करके 10 दिन अगर 15 दिन तक रखते हैं, फिर उसको आप 10% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारा ये कपास जो है अच्छे बढ़वार करेंगे और रस चूसक कीट जो आर्थिक क्षति स्तर है उससे नीचे रहेंगे। तो इस तरह से हम अभी रस चूसक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं।
कपास की फसल में इन कीटों के अलावा जड़ गलन रोग का प्रकोप भी होता है। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कपास के पौधों की जड़ ही गल जाएगी तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग की सही पहचान करके समय रहते नियंत्रण के उचित उपायों को अपनाएं। दूसरी समस्याएं इसमें एक जड़ गलन की आती है, जो किसी किसान भाई अभी हमारे सैंपल लेकर के आए थे कि उसमें जड़ गलन की समस्याएं आती है। तो अगर कोई किसान भाई जड़ गलन की समस्याएं आ रही है तो उसमें एक कार्बेंडाजिम 50% नाम की दवा आती है, उसका 2% घोल बना करके आप उसका छिड़काव करें कि अच्छे से नीचे से ऊपर तक छिड़काव करना चाहिए। इसमें अगर हम कल्चर डाल सकते हैं, एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आती है जिसको हम गोबर खाद में 2.5 से 3 किलो कल्चर को हम 2 से 2.5 क्विंटल गोबर खाद में अगर 1 हफ्ते तक उसको रख करके फिर जड़ों के आसपास उसको पानी देने से पहले मिला दें, फिर उसको सिंचाई करें ताकि वो जो आप कल्चर है गोबर खाद के साथ मिट्टी में चला जाए, जड़ के पास में जड़ के नीचे चला जाए और वो धीरे धीरे आपके फसलों को जड़ गलन को बचाएगा। दूसरा होता है कि अगर कोई किसान भाई बुआई के समय में ही अगर मिट्टी में मिला देते हैं इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से कल्चर को तो गोबर खाद में मिला करके तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी किसी को जड़ समस्याएं आती है तो वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम यानी 0.2% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में स्लो विल्टिंग और फास्ट विल्टिंग रोग का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। इस रोग के कारण कपास की फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग की सही पहचान करके समय रहते नियंत्रण के उचित उपायों को अपनाएं। तीसरी एक समस्या अभी आती है इस समय में 45 से 60 दिन के फसल अवधि में, उसको बोलते हैं स्लो विल्टिंग या फास्ट विल्टिंग। अभी कभी किसान भाई अपने खेतों में देख रहे होंगे कि पौधे पत्तियां हरे हरे रहते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं। तो उस ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ होते हैं, आप 2% 1% के लगभग होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें DAP का आधा ग्राम DAP को और यूरिया को घोल बना लें, यानी दोनों मिला करके आप उसका तुरंत उसके जड़ों में अप्लाई करें तो उससे आपको निदान मिले। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खरीफ फसलों की बुवाई में जुटे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान बुवाई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीजों को खरीदते और अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि बीजों का जमाव जो कैसे करें, परीक्षण कैसे करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बीज जो है हमारे अमानक हो जाते हैं, उसको भी किसान भाई प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बीजों को प्रयोग करने से पहले उनका जो है जमाव प्रतिशत जो है देख लें। अगर जमाव प्रतिशत सही है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर उसमें बीज की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ती है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार। तो आइए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें।
देखिए किसान भाइयों, लोकल लेवल पे हम ये 2-3 तरीके हैं जिनसे कि हम जो कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पेपर ले लें, पेपर में जो है हम थोड़ा नमी पहुंचाएं और उसमें 100 दाने गिन करके हम देख लें कि अगर हम 100 दाने में से 20 दाने हमारे नहीं जमे, 80 दाने जमे हैं, तो इसका मतलब जमाव परसेंट 80% है। अगर मान लो 30 दाने नहीं जमे हैं तो 70% है। तो हमें ये भी देखना है कि जिस फसल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे खरीफ की फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो मक्के का जो हम देखते हैं कि जनरेशन परसेंट 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम जनरेशन है, जमाव है, तो हम उसको जो है बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही ये बाजरा है, बाजरे में 75 से 80% हमारा जमाव रहता है। ज्वार है 75% जमाव रहता है। मूंग उड़द है 75% जमाव रहता है। दूसरा जो परीक्षण हम कर सकते हैं, जो टाट की बोरी ले लें और उसमें जो है गिनकर 100 दाने हम दबा दें और दबाने के बाद उसमें नमी देते रहें। हम 4-5 दिन बाद देखेंगे कि उसमें कुछ दानों में अंकुरण होगा, कुछ में अंकुरण नहीं होगा। तो जिनमें अंकुरण नहीं हुआ है उन दानों को गिन लें और गिन करके हम जो है देख लें कि कितने प्रतिशत हमारा जो अंकुरण हुआ है। जैसे 100 दाने में से मान लो 15 दाने नहीं जमे हैं और 85 दाने जमे हैं, इसका मतलब हमारा 85% अंकुरण है। और मान लो मक्का की हम जो है परीक्षण कर रहे हैं, तो हमें 5% जो है और मक्के का बीज बढ़ाना है। जहाँ 100 किलो बीज लगना है हमारा, वहाँ 105 किलो बीज लगेगा। ऐसे ही हम जो है, अगर आपके पास टाट की बोरी नहीं है तो हम जो है बालू में लेकर के, बालू में जो नमी दे करके और 100 दाने गिन करके हम उसमें भी बीज का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण कर सकते हैं, उसमें अगर आपके बालू भी नहीं है तो गीली मिट्टी सभी जगह मिल जाती है, तो मिट्टी में हम नमी पहुंचा करके और उसमें 100 या 50 दाने गिन करके हम डाल दें। उसमें से देख लें कितने प्रतिशत हमारा जमाव हो रहा है और कितने % हमारे दाने नहीं जमे हैं, तो उसको देख करके हम जो है परीक्षण जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। जो है कैलकुलेशन करते हैं कि हमें बीज कितना डालना है। जैसे हमारा बाजरा है, बाजरे का हमारा 75% जमाव रहता है और हमारा 5 kg प्रति हेक्टेयर हमको बीज डालना है। अगर जमाव परसेंट हमारा 60% है तो 15% हमको बीज बढ़ा के डालना है, यानी कि 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको बढ़ा के डालना है। तो हमें ये भी देखना है कि किस फसल में कितना बीज पड़ता है। जैसे उर्द मूंग है या अरहर है, तो हम 15 से लेकर के 20 kg प्रति हेक्टेयर तक हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जमाव परसेंट जो है कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज जो बढ़ा करके हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम 75 से 80% जो जमाव रहता है उसको हमारा मानक रहता है। अगर उससे कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज को बढ़ा करके हम बीज को डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम बीज की बोनी करते हैं तो हमारा अगर जमाव कम होता है तो हमारे पौधों की संख्या कम रहती है खेतों में, और संख्या कम होने से हमारे उपज भी प्रभावित होती है। दूसरा ये है कि जब भी हम बीज खरीदें उस समय भी हमको थोड़ा सावधानी बरतनी है। और दूसरा हमको ये भी देखना है कि जब बीज के रूप में हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर टैग और बैग, हमारा बैग भी सिला हुआ होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए। और जिस संस्था ने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है उस संस्था का टैग भी होना चाहिए, और जिस एजेंसी ने उसको प्रमाणित किया है उस एजेंसी का नाम भी उस पर होना चाहिए। अगर उस पर एक ही टैग है तो इसका मतलब वो हमारा TL सीड है, वो प्रमाणित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बिल ज़रूर लें। किसान भाइयों, बिल अगर आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपका शोषण होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रमाणित बीज हैं, कोई प्रमाणित बीज खरीदने पर कहीं पर भी आप लेके जाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए आप ये देख लें, जो भी बीज खरीद रहे हैं उसको खरीदने से पहले पक्का कर लें कि ये वास्तव में बीज है कि नहीं। तो ये काम आपको ये करना है। दूसरा मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर बीज आपको खरीदना है तो वैसे तो हमारी जो सहकारी संस्थाएं वो भी ठीक हैं, लेकिन हम विश्वविद्यालय से भी, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी, और जितने भी हमारे NSC है या आपका बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीज खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। जब आप इतनी बातें लेकर के किसी के पास जाएंगे कि बीज हमको दे दो और शुद्ध बीज दे दो, दूसरा जो है रसीद भी हमको चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा और आपको जो है अच्छा बीज जो देगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कटहल की बागवानी के बारे में हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि इसकी खेती आपको कभी गरीब नहीं रहने देगी। कटहल का इस्तेमाल फल और सब्जी के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग अच्छी रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। इसके लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान इसकी बागवानी करना चाहते हैं तो कैसे करें कटहल की उन्नत तकनीक से बागवानी, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय पाठक। आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करते हैं एवं हम आपको कटहल की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में शोध करने के उपरांत पाया है। यह देखा गया है कि हमने जितनी भी कटहल की प्रजातियां यहाँ देखी हैं, 2 तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से हैं। एक पका के खाने वाली तथा दूसरी जो है हमारे जो सब्जी के रूप में खाते हैं। तो हमारे पूर्वांचल में अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं, परिवार जन हैं, वो अधिकतर सब्जी बनाए खाते हैं। लेकिन वहीं जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पका के खाते हैं। और जब हम प्रजातियों की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो हमारे जो प्रजातियां हैं NJ1, NJ3, NG4, ये हमारी वैरायटियां जो हैं सब्जी बना के खाने बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो नरेंद्र जैकफ्रूट NJ1 करके प्रजाति जो है सबसे अच्छी पाई गई है। ये लगभग 3.5 से 5 किलो इसका वजन होता है और 2 कुंटल तक इसका उत्पादन है। और NJ6, NJ13, NJ14 ये प्रजातियां जो हैं ये पका के खाने के लिए है। जो हमारे NJ6 प्रजाति है इसके फल जो है लगभग 16 किलो, देखा गया है कि 8 से 16 किलो के बीच में जो बड़ा साइज है 16 किलो तक है और 8 किलो से 16 किलो के बीच में सभी प्रजातियां हैं और उत्पादन ही बहुत अच्छा है। तो उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो 800 से 1000 कुंटल तक जो है इसमें फलत आता है। और इसको हम सब्जी की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पका के खाने के लिए ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इसमें जो उसका कोआ है थोड़ा ऑरेंज कलर का, थोड़ा सा लालपन लिए हुए होता है और एक बड़ा बहुत अच्छा सुवास होता है, खाने में बहुत अच्छी महक आती है। दूसरी बात, इसमें जो लगाने की जो बात है उसमें अगर उसीली मिट्टी उसमें न लगावें, अच्छी मिट्टी में चलता है। और थोड़ा भी अगर सॉइल जो है जिसमें साल्ट ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है, तो उसमें जो है लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के उपरांत उसमें जो है 3 से 4 टोकरी गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू जरूर मिलाएं। अगर चिकनी मिट्टी है तो, बलवट मिट्टी है तो कोई जरूरत नहीं है। और उसको 1 से 2 ये लगभग 1.5 फीट ऊंचाई तक भरें। और भरने के बाद जब 2-3 बार पानी उसमें बरस के गड्ढा बैठ जाए तो उसमें उसका पौधरोपण करना चाहिए। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रोपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। पौधरोपण में ध्यान रखें, कभी भी तने के पास पानी न लगे और पौधा बड़ा हो उसके बावजूद भी अगर 20 साल का पौधा उसको भी पानी से बचाएं ताकि सीधे पानी उसमें न लगने पाए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमारी जितनी प्रजातियां हैं, अगर आप बीजू लगाते हैं तो 8 साल फलता है, लेकिन जो कलमी पौधे हैं ये लगभग 4 से 5वें साल में फलना चालू कर देते हैं। शुरू में मेल फूल इसमें भी आएंगे और बाद में 1 से 2 साल बाद जो है फीमेल फूल आएंगे, तब आपका फल टिकता है। अगर देखा जाए तो कटहल के उत्पादन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई किसान भाई हमारे बोलते हैं कि हमारे कटहल में जो है फूल आ रहा है और झड़ जाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इसमें 2 तरह के फूल आते हैं। 2 कटहल जो दिखाई पड़ते हैं 2 तरह के हैं, एक पतली टहनियों में निकलते हैं और दूसरा जो मोटी मोटी डालों में या मोटा जो ट्रंक है उस पे आते हैं। तो जो ऊपर टहनियों में कटहल दिखाई पड़ते हैं वो चिकने थोड़े होते हैं और वो शुरू के लगभग 2-3 साल तक निकलेंगे, उसके बाद वो गिरते रहते हैं। तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारा कटहल टिक नहीं रहा, तो मेल फूल हमेशा गिरेगा। और जब मोटी टहनियों फल आएगा जो ऊपर थोड़ा खुरदुरा होता है वो टिकेगा। तो किसान भाई उससे कभी परेशान ना हो कि जब शुरू में मेल फूल आता है और 1-2 साल बाद फीमेल आएगा उसमें टिकेगा। फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो पतली जो नई शाखाएं होती हैं उनको लगभग 1/4 भाग उनको काट के, और सबसे अच्छा तरीका इसको मेंटेन करने का, बकरी वाले होते हैं, भेड़ वाले होते हैं, जानवरों को खिलाने वाले होते हैं, तो हंसिया बांध के डंडे में उसको थोड़ा थोड़ा कटवा के, तो उसका एक तो बिना पैसे में छटाई हो जाएगी और जानवरों के खाने के लिए पत्तियां मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। जब उसकी कटहल की तुड़ाई कर लें
तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी 1/4 जो नई शाखाएं हैं उनको काटने के बाद उसमें जो है यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया या जो आपकी गोबर की खाद है, लगभग 4 से 5 टोकरी जो है, अगर नया पौधा है और बड़ा पौधा है तो लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद जो है उसके कैनोपी में डाल देते हैं। और वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे, मुख्य तना जो होता है उससे कुछ दूरी पे, 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी पे डालते हैं। और कभी भी जो आप पौधा है उसके पास ऊंचा रखें, तने के पास, क्योंकि केला, ये पपीता हो गया, आपका जैकफ्रूट हो गया, अगर तने के पास पानी लगेगा तो पौधा आपका मरेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सचमुच पौधा है, पानी लगा नहीं कि पौधा मरा, और इसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो विशेष जो ध्यान देने की बात है कि इसके पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां की पौधा ऊंचाई पर हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव जेठानिया, जिला जोधपुर के अतुल कुमार ने, आपने मृदा जनित रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हैं और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जो भूमि जनित जो बीमारियां हैं उनका विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियां। भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पौधा प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर होता है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पौधे को, उस फसल को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है, और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है, और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं, और जब भी फसल की जड़ें या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनकी जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमि जनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके।
और जो विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो सिफारिश की गई दवाइयाँ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। और दवाई जितनी सिफारिश की जाती है उतनी ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंकुरण की जो समस्या है वो किसानों को के सामने आती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।